नाउ नेक्स्ट इज योर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. नाउ व्हाट इज एन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मीन्स हमारी इकोनॉमी में कुछ कुछ ऐसे चीजें इंट्रोड्यूस करें जिससे कि इकोनॉमी बूस्ट हो सके. ठीक है, समटाइम्स इट्स बूस्टिंग ऑल्सो एंड समटाइम वी कंसिडर इट एज अ प्रोटेक्टिव मेजर. ठीक है, कि अगर हम अफेक्ट हो रहे हैं ग्लोबल रिसेशन से तो उससे बाहर कैसे आए, वो भी एक तरीके का इकोनॉमिक रिफॉर्म है. ठीक है, नाउ सपोज हियर जो हमने अभी पहले देखा था कि 1991 का रिफॉर्म हुआ था, राइट. एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में हमने बात की, उसमें से एक तो ये हो गया. ठीक है, ये आपको याद रखना है एलपीजी रिफॉर्म्स क्या थे. देन दूसरी चीज आपको ये भी याद रखनी है कि जीएसटी 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ था विच वाज अ यूनिफाइड टैक्स सिस्टम. ये भी अभी हमने थोड़ी देर में देखा था कि हमें बहुत सारे टैक्सेस नहीं पे करने हैं, हमें सिर्फ एक सिंगल टैक्स पे करना है. ओके, देन एक और चीज आपने देखी होगी, सुनी भी होगी, डिजिटल इंडिया. ठीक है, डिजिटल इंडिया में हम क्या देख रहे हैं, कैशलेस ट्रांजैक्शंस. हम आजकल जीपे यूज करते हैं. ठीक है, कोई फीस अगर आप पे कर रहे हो तो जीपे के थ्रू कर दे रहे हो. फिर उसके बाद आप कुछ बाय कर रहे हो तो जो शॉपकीपर हैं उनके पास एक क्यूआर कोड है, उसको आप स्कैन कर रहे हो, देन ऑल्सो पेमेंट जो है उससे हो जा रही है. तो कितना इजी है एंड हमें बेसिकली फिजिकल मनी की, टेंजिबल मनी की जरूरत नहीं पड़ रही है, राइट. हमारे पास जो मनी है वो हमारे इजीली एक्सेसिबल है, किसमें, हमारे फोन में, जो हमारे साथ 24 घंटे रह सकता है, राइट. तो इतना इजी हो गया इससे. तो ये भी एक तरीके का इकोनॉमिक रिफॉर्म है. नाउ व्हाट आर एक्सटर्नल सेक्टर्स. अब एक्सटर्नल सेक्टर्स में अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो जैसे पहला है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. अब हम सिर्फ इंडिया में तो ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम बिजनेस हमारा किस किस के साथ है, हमारा बिजनेस ओवरसीज भी है, बाकी कंट्रीज के साथ भी है, राइट. तो अब बिजनेस तो है लेकिन उसमें कोई तो पॉलिसीज होंगी ना, कुछ तो रूल्स होंगे, कुछ तो गाइडलाइंस होंगी जो हमें फॉलो करनी पड़ रही है विद इन 2 कंट्रीज और मोर देन 2 कंट्रीज. उसी चीज, वही चीज आती है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंडर में. ठीक है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एफटीपी, जिसमें क्या क्या आते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, जिससे कि इंडिया का ट्रेड विद अदर कंट्रीज यहाँ पे आउटलाइन होता है, राइट. और इससे क्या होगा, अगर हम बाकी कंट्रीज के साथ ट्रेड करेंगे तो एक्सपोर्ट्स हम बढ़ाएंगे, हमारे कंट्री में पैसा फ्लो होगा, राइट. एंड इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, करेक्ट. अब की फीचर्स इसमें क्या होगा, देखो एफटीपी जो है वो मेजरली क्या कर रहा है, आपका एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रहा है. कुछ स्कीम्स है इसके अंडर में, जैसे MEIS मतलब मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, एंड SEIS मतलब सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम. इसके बारे में ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखो कि ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए कुछ गाइडलाइंस हम फॉलो कर रहे हैं. उसमें से एक ये है और एक ये. ओके, इसने क्या इंट्रोड्यूस किया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेगुलेशन को और टैरिफ स्ट्रक्चर को, ताकि ट्रेड कंट्रोल हो सके. देखो अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ सिंपल सी. ठीक है, कोई भी काम जो होता है वो बिना पैसे के कोई नहीं कर सकता. मतलब अगर आप बोलो, अब यहाँ पे सोशल सेक्टर की आप अगर बात छोड़ दो तो हर चीज के लिए आपको पैसा देना पड़ता है. तो कोई कंट्री क्यों चाहेगा कि मैं इसको अलाउ करूं ट्रेड करने के लिए, क्योंकि इस कंट्री को बदले में कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा, कुछ तो प्रॉफिट चाहिए होगा. ठीक है, तो वो कुछ टैक्स वगैरह इंपोज करेगा. ठीक है, तुम मेरे कंट्री में ट्रेड करो, एक्सपोर्ट करो जो अपने आइटम्स है, बट उसके बदले में मैं आपसे कुछ टैक्स भी चार्ज करूंगा. ठीक है, तो ये चीजें जो होती हैं ये सब आती हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंडर में. साथ में ये एनकरेज करता है ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन को. ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड, अलग अलग कमोडिटीज, उसमें क्लोथ्स आ जाएंगे, ठीक है, फूड आइटम्स आ सकता है आपका, राइट. कुछ आ सकते हैं आपके ट्रांसपोर्ट आ सकता है, ट्रांसपोर्ट में आपके व्हीकल्स आ सकते हैं, राइट. इन तरह के अलग अलग ट्रेड अगर आपको करने को मिल रहे हैं तो ये किसके थ्रू हो रहा है, एफटीपी के अंडर में. ओके, देन इसमें आपको एक और चीज याद रखनी है, इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी भी इसे बोलते हैं. अब बीओपी का मतलब क्या होता है, ये एक तरीके का रिकॉर्ड है किस किस का, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जितने भी हुए हैं इंडिया के बीच में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब जिन भी कंट्रीज के साथ, इंडिया एंड एनी अदर कंट्री. ठीक है, उनका इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो हुआ, ठीक है, जो बाय किया, कुछ सेल किया, वो जो मनी का ट्रांजैक्शन है वो इसमें कवर होता है. जिसमें कवर होते हैं आपके एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड फिनेंशियल ट्रांसफर्स. बेसिकली हर तरीके का मनी ट्रांसफर अगर जहां हो रहा है उन सबको कवर किया जाता है किसके अंडर में, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स.
ओके, अब इसके की कंपोनेंट्स जान लेते हैं। लाइक करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का मतलब है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज का, एंड इनकम ट्रांसफर्स जैसे रेमिटेंस, ठीक है, ये सारी चीजें किस में आ जाएगी आपकी करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट मतलब ये रिकॉर्ड करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लोन्स, कैपिटल फ्लोज इनटू एंड आउट ऑफ इंडिया। अब देखो ये जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है ना, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं कि करंट अकाउंट में क्या क्या आते हैं, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आते हैं, ठीक है, ये जस्ट एक आप गो थ्रू करेंगे फिर से एक बार और स्लाइड को तो आपको समझ आ जाएगा। देन बीओपी सरप्लस या फिर डेफिसिट, ठीक है, सरप्लस का मतलब है बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी फ्लो हो गया, डेफिसिट का मतलब है कमी हो जाना, राइट। अ सरप्लस अकर्स व्हेन इनफ्लोज एक्सीड्स आउटफ्लोज, ठीक है, अंदर आना सप्लाई कम हो जाए एज कंपेयर टू बाहर जाने, उसको बोलते हैं सरप्लस, ठीक है। एंड डेफिसिट का मतलब क्या है, जब इसका उल्टा मतलब एक आउटफ्लोज जो है वो एक्सीड कर जाए इनफ्लोज को, तो आपका क्या हो जाता है, डेफिसिट हो जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में चला जाता है। ओके, ये भी आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट आते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये टर्म आपने सुनी होगी, कभी ना कभी न्यूज में ये आती रहती है। अब एफडीआई का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ फॉरेन एंटिटी इन इंडिया बाय एस्टैब्लिशिंग बिजनेस ऑपरेशन जैसे फैक्ट्रीज, सब्सिडियरीज या फिर जॉइंट वेंचर्स। अब मान लो इंडिया में, ठीक है, इंडिया में एक कंपनी आने वाली है, ओके, सपोज हम मानते हैं कि यूएसए में कोई ऐसा बिजनेसमैन है जो इंडिया में ट्रेड करना चाहता है, ठीक है, इंडिया में आना चाहता है, इंडिया में अपना सेटअप डालना चाहता है, एंड यहां से वो सोच रहा है कि मैं लोगों को एक तो एम्प्लॉयमेंट दूं और बिजनेस करूं, ठीक है। क्या रीजंस हो सकते हैं कि यूएसए वाला वहां ना होके यहाँ पे, हो सकता है उस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा हो, इंडिया में बहुत ज्यादा हो, तो क्यों ना यहीं पे एक कंपनी खोल ली जाए, यहीं पे एक फैक्ट्री खोल ली जाए और यहीं पे कमाई शुरू हो जाए, राइट। इस तरीके के इन्वेस्टमेंट के लिए ये यूएसए वाला ये जो बिजनेसमैन है ये क्या करेगा, ये बेसिकली यहाँ पे डॉलर लाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे डॉलर लाएगा, यहाँ पे हमारा ये लैंड खरीदेगा या फिर रेंट पे लेगा, ठीक है, बिल्डिंग बनाएगा, लोगों को रोजगार देगा, बेसिकली उनको सैलरी देगा, ठीक है। ये एक तरीके की क्या है, इंडियंस पर ये क्या है, इंडियंस पर ये एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है। और जब ऐसा कोई फॉरेन एंटिटी अगर इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करती है तो हम उस चीज को क्या बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि ये कैपिटल एक तो लेकर आ रहा है, टेक्नोलॉजी भी लेके आ रहा है एंड एक्सपर्टीज लेकर आ रहा है। हम इंडियंस हो सकता है कुछ मामले में टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट ना हो, तो हमें वो टेक भी मिल रहा है, राइट, टेक्निकल एक्सपीरियंस भी मिल रहा है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू क्रिएट जॉब्स क्रिएट हो रही है एंड बूस्ट हो रहा है क्या, हमारा मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। ओके, ये एफडीआई का फायदा है। अब पॉलिसी जैसे अगर हम जाने तो इंडिया एनकरेज करता है एफडीआई किस किस में, ऑटोमोबाइल्स में, हमारी मोस्टली सारी ही जो कार्स हैं वो हमारी एफडीआई के थ्रू ही आई है, राइट। देन टेलीकॉम इंडस्ट्री, रिटेल, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कुछ सेंसिटिव एरियाज में जैसे कि डिफेंस एंड मीडिया, ठीक है। अब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो लेकिन आप इंडिया में आके अब कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं खोल सकते जहां पे मिसाइल्स बन रहे हैं, ठीक है, जहां पे रॉकेट्स लॉन्च हो रहे हैं अपने आप, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, डिफेंस का एरिया आप नहीं ले सकते। या फिर अपनी कोई मीडिया इंडस्ट्री इंडिया में आके खोल रहे हो एंड इंडिया के बारे में एक्सपोज कर रहे हो, तो वो भी अलाउड नहीं है, ठीक है, तो ये एफडीआई के अंडर में आप याद रखिए। देन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, वो है डीमोनेटाइजेशन के रिलेटेड। डीमोनेटाइजेशन आपने ये टर्म सुनी होगी, कब, नवंबर 8 2016 को, ठीक है। अब डीमोनेटाइजेशन एक्चुअली होता क्या है, अब हमने देखा था कि हमारी जो मम्मियां हैं वो कुछ 1000 रुपए के नोट छुपा के रखती थी, वो भी हमें निकालने पड़े क्योंकि डीमोनेटाइजेशन जैसा एक टर्म जो है मार्केट में घूमने लगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब कंट्री जो है, कंट्री का जो करेंसी है वो लूज कर जाता है अपना लीगल टेंडर स्टेटस मतलब हो सकता है ये मनी जो है वो ब्लैक मनी की तरह यूज किया जा रहा हो, ठीक है, तो वो अपना लीगल स्टेटस वहां पे लूज कर रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, उस करेंसी को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाता है एज अ लीगल टेंडर। तो वो कौन कौन से रुपए थे, वो थी पहली ₹500 एंड 1000 की नोट्स, ठीक है। देन इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या था हम जान लेते हैं।
कर्ब ब्लैक मनी, ठीक है, अभी जैसे बताया ब्लैक मनी को रोकने के लिए, राइट, क्योंकि यहाँ पे अनअकाउंटेड कैश होता था, कुछ इलीगल होर्डिंग होती थी, ठीक है, 1000 रुपए की और 500 रुपए के नोट की, तो इसको रोकने के लिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव था कॉम्बैट करप्शन, क्योंकि फ्रॉडुलेंट कैश ट्रांजैक्शन हो रहे थे, फ्रॉड की तरह ट्रांजैक्शन हो रहा था कैश का, तो वो करप्शन को लीड कर रहा था, वो स्टॉप करने के लिए। काउंटरफीट करेंसी मतलब फेक नोट्स जो थे मार्केट में सर्कुलेट हो रहे थे, उसको रोकने के लिए। देन पुश फॉर डिजिटल इकोनॉमी, और एक कारण होगा कि 1000 रुपए के नोट जो है अगर वो मार्केट से हटा लिए जाए तो वो तो आपके डिजिटल तो अवेलेबल है ना, आप 1000 रुपए कर सकते हो ना, 1000 रुपए का ट्रांजैक्शन, तो दैट इज कॉल्ड एज डिजिटल इकोनॉमी। तो उसके लिए भी तो ये 4 ऑब्जेक्टिव आप ध्यान में रखना। देन इसका इमीडिएट इम्पैक्ट क्या था, देखो अब इम्पैक्ट याद रख सकते हो या नहीं भी याद रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछते ये। withdrawal of 86% of currency in circulation overnight, severe cash crunch for weeks affecting daily transaction। अब देखो अचानक से, अब लोग उस वक्त इतने डिजिटली अवेयर तो थे नहीं कि इतना डिजिटल ट्रांजैक्शन कोई नहीं करता था, तो अचानक से वो रुपए गायब हो जाने की वजह से क्या हो गया, लोगों का नुकसान होने लग गया, ठीक है, क्योंकि एकदम सडन हुआ। देन बहुत लंबी लंबी लाइनें आपको देखने को मिलेंगी बैंक्स के सामने कि एक्सचेंज कर लो भाई हमारी नोट, क्योंकि ये मौका भी मिला था कि एक्सचेंज कर सकते हो आप अपनी ओल्ड नोट्स को, ठीक है, तो बड़ी बड़ी लाइनें लगने लगी बैंकों के आगे, ठीक है, तो पब्लिक अचानक से क्या हो गई थी, हक्का बक्का हो गई थी। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। अब लोगों को क्या दिया गया, लोगों को एक विंडो दी गई कि वो डिपॉजिट कर सकते हैं अपने ओल्ड नोट्स और एक्सचेंज कर सकते हैं विद न्यू वंस। इंट्रोड्यूस हुआ 2000 रुपए का नोट एंड रीडिजाइन किया गया 500 रुपए का नोट। आप पहला 500 रुपए का नोट देखेंगे वो अलग था, अब का अलग है, ओके। देन कुछ फन फैक्ट्स जान लेते हैं इससे रिलेटेड। अब इंडिया में लोगों को लगता है ना डीमोनेटाइजेशन जो है वो सिर्फ हमारा 2016 में हुआ, बट इट्स नॉट ट्रू। 1946 में भी डीमोनेटाइजेशन हुआ था, जहां पे विड्रॉ कर लिया गया था 1000 रुपए एंड 10,000 रुपए का नोट, ठीक है, क्यों, ब्लैक मनी को टैकल करने के लिए। देन 1978 में जब हुआ तो 1000, 5000, 10,000 नोट्स जो थे उनको डिमोनेटाइज कर लिया गया। किसने किया था, जनता गवर्नमेंट उस वक्त थी पावर में, तो उन्होंने किया। 2016 में हमने देखा 500 एंड 1000 रुपीज नोट्स को हमने डिमोनेटाइज किया, ठीक है। देन अब एक और चीज जान लो, यहाँ पे क्या है, देखो 2016 के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको जो याद रखने, एक तो डेट 8 नवंबर 2016, ठीक है, एंड कौन से नोट्स इंट्रोड्यूस हुए थे, 2000 रुपीज नोट्स जो थे वो इंट्रोड्यूस हुए थे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि डीमोनेटाइजेशन सिर्फ इंडिया में हुआ था, विच इज नॉट ट्रू, अब्रॉड में भी डीमोनेटाइजेशन देखने को मिला था। चलो जानते हैं। सोवियत यूनियन, जो आज रशिया जानते हो ना जिसे रशिया के नाम से, वो पहले सोवियत यूनियन था। तो 1991 में क्या हुआ, लार्ज करेंसी नोट्स वर डीमोनेटाइज। किस लिए किए गए थे डिमोनेटाइज, हाइपर इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, इन्फ्लेशन बहुत तगड़ा हो गया था, उसको रोकने के लिए डिमोनेटाइजेशन करना पड़ा, ठीक है, एंड कुछ ब्लैक मार्केट एक्टिविटीज भी चल रही थी, उसे भी रोकने के लिए। जिम्बाब्वे में 2015 में किया गया, ठीक है, ओल्ड जिम्बाब्वियन डॉलर्स जो थे उनको डिमोनेटाइज किया गया, अगेन रीजन वाज हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है, एंड रिप्लेस किया गया फॉरेन करेंसी से, जैसे यूएस डॉलर एंड साउथ अफ्रीकन रैंड। नाइजीरिया में जो मिलिट्री रेजिम था उन्होंने डीमोनेटाइज किया था ओल्ड नोट्स को, किस लिए, प्रिवेंट करने के लिए करप्शन एंड रिकवर करने के लिए जो उनकी वेल्थ खत्म हो गई थी, राइट। देन यूरोपियन यूनियन ने 2002 में किया था क्या, इंट्रोड्यूस यूरो। इससे क्या हुआ, विड्रॉवल हुआ किसका, मल्टीपल नेशनल करेंसीज, जैसे पहले क्या क्या चलती थी वहां पे, फ्रैंक्स चलते थे, मार्क्स एंड पेसेटास, ओके, तो इसको रिप्लेस किया गया एक सिंगल करेंसी से, दैट इज यूरो। म्यांमार में 1987 में हायर डिनोमिनेशंस जो थे वो डिमोनेटाइज किए गए, जैसे इंडिया में किए गए थे, ब्लैक मनी को रोकने के लिए, ठीक है। इससे प्रोटेस्ट भी हुआ और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी आई उस कंट्री में, राइट। अब यहाँ देखो, डिमोनेटाइजेशन जो है वो एक तरीके का हाई रिस्क इकोनॉमिक रिफॉर्म है। रिस्क तो था, हमने देखा इंडिया में भी क्या क्या प्रॉब्लम्स लोगों ने फेस करी, ठीक है, लेकिन अगर उसका सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन हो जाए, ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, तो उस वक्त सिटीजन्स को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े, ओके। अब जानते हैं डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, डीवैल्यू करना। देखो वैल्यू करना मतलब क्या होता है, करेंसी की वैल्यू बढ़ा देना, डीवैल्यू करना मतलब करेंसी की वैल्यू कम कर देना। अब ये एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं हम, ये है क्या, देखो डीवैल्यूएशन का मतलब पहले जानते हैं, रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी
कंपेयर टू अनदर करेंसी जैसे यूएस डॉलर. इट्स एन ऑफिशियल एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक टू अचीव इकोनॉमिक गोल्स. अब क्यों ऐसा करते हैं? जैसे अभी डॉलर का प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, लाइक $1 इज इक्वल्स टू, अगर हम जाने तो 90 रुपीज टू, अगर हम जानते हैं अगर कंडीशन और खराब रही तो 95 रुपीज तक जाता है. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डॉलर का जो है प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है, राइट, क्योंकि ग्लोबल करेंसी है ये. अब देखो, जैसे ही डॉलर का प्राइस, मान लो $1 जो है वो 80 रुपीज है, फिर $1 कुछ दिन बाद आपको देखने को मिलता है कि 85 रुपीज हो जा रहा है. फिर कुछ दिन बाद आपको देखने को मिला $1 जो है आपका 90 रुपीज हो गया. देन डॉलर की वैल्यू हो गई अब सपोज 95 रुपीज. अब देखने में तो लग रहा है कि यार रुपीस का नंबर बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअली में हो क्या रहा है, करेंसी की वैल्यू जो है वो कम हो रही है. ठीक है, अब कैसे पता चलेगा हमारा रुपया जो है वो गिर रहा है? हम बोलते हैं ना रुपया गिर रहा है. रुपया गिरने का मतलब ये नहीं कि 80 रुपीज हो रहा है. रुपया गिरने का मतलब है $1 की वैल्यू 95 रुपीज होगी. तो मोटा कौन हो रहा है? डॉलर हो रहा है. अब कैसे इसको सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं, देखो, अब $1 में जो कि 80 रुपए माना जाता था, ठीक है, 80 रुपीज माना जाता था. अब आप मान लो जो $1 है उससे आपने सपोज एक चॉकलेट खरीदी. ठीक है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले रही हूँ. आपने एक चॉकलेट खरीदी $1 रुपीज से, ठीक है, मतलब 80 रुपए से इंडिया में अगर हम जाने, आपने ली. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आपने उसी $1 से, जब डॉलर की वैल्यू हो गई 85 रुपीज, आपने एक ही डॉलर पे किए. ठीक है, एक ही डॉलर पे किए. देखो 80 रुपए की चॉकलेट है, 80 रुपए की चॉकलेट है, आपने उसके लिए $1 पे किए. ठीक है, उसके बाद चॉकलेट सेम है, साइज सेम है, अब आप लेकिन कितना पे कर रहे हो? अब भी आप $1 पे कर रहे हो अगर आप यूएस सिटीजन हो. ठीक है, 85 रुपीज हो गया हमारे लिए, लेकिन अभी आप $1 ही पे कर रहे हो. फिर वही सेम चॉकलेट, उसका कोई साइज वगैरह कुछ नहीं बढ़ा है, ठीक है, सारे कंपोनेंट सेम है उसमें. अब यही चॉकलेट अगेन 90 रुपीज की हो गई है, लेकिन आप एज अ यूएस सिटीजन सिर्फ $1 ही पे कर रहे हो. ठीक है, अब इंडियंस का जानते हैं. अब आप इंडियन हो, ठीक है, $1 आपने हर एक केस में पे किया अगर आप यूएस सिटीजन हो. अब आप एक इंडियन सिटीजन हो, चॉकलेट सेम है, पहले आप पे कर रहे थे 80 रुपए एक चॉकलेट के लिए, यूएस सिटीजन अभी भी $1 कर रहा है. देन 85 रुपीज जब $1 का प्राइस हो गया, तो अब आप 85 रुपीज पे कर रहे हो, लेकिन यूएस सिटीजन अभी भी $1 ही पे कर रहा है. फिर उसके बाद जब डॉलर की वैल्यू अगेन चेंज हुई, अब आप 90 रुपए पे कर रहे हो उसी सेम चॉकलेट के लिए, बिना उसका साइज वगैरह इंक्रीज हुए, एंड अभी भी यूएस सिटीजन $1 ही पे कर रहा है. तो महंगा किसको पड़ा? हमको एज एन इंडियन. हमें महंगा पड़ा, मतलब हमारे वैल्यू, मतलब हमारे रुपीस की वैल्यू हो गई कम. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी. ठीक है, अब इसका फायदा हमें कब होगा? इसका फायदा हमें होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में. ठीक है, चलो जानते हैं कैसे. नाउ व्हाई डू कंट्रीज डिवैल्यू देयर करेंसी? कभी कभी क्या होता है, कंट्रीज खुद अपने करेंसी की वैल्यू डिवैल्यू करते हैं. क्यों? एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए. कैसे? देखो, वीकर करेंसी मेक्स कंट्रीज गुड्स चीपर. ठीक है, अब हमारे गुड्स क्या हो रहे हैं, देखो डॉलर की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है, हमारे लिए महंगा है, हमारे लिए चॉकलेट खरीदना महंगा है, लेकिन उनके लिए तो सस्ता ही पड़ रहा है. ठीक है, तो जैसे उनके लिए चॉकलेट जब सस्ती पड़ रही है, अदर कंट्रीज आर पेइंग ह्यूज, बट जो यूएस सिटीजन है, जो डॉलर है, वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ $1 पे कर रहा है, उसके लिए बेसिकली सस्ता है. तो वो क्या करेगा, वो अपनी डिमांड बढ़ा देगा, अपनी डिमांड बढ़ा देगा. ठीक है, चीपर हो गया मतलब वो बहुत खरीद सकता है, ज्यादा चीजें खरीद सकता है. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे. जैसे हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, हमारे कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी, राइट. देन टू रिड्यूस इंपोर्ट्स, एक और इसका क्या हो सकता है कि इंपोर्ट्स कम करने के लिए भी होता है. देखो, इंपोर्ट्स बिकम मोर एक्सपेंसिव, एनकरेजिंग पीपल टू बाय लोकली प्रोड्यूस गुड्स. अब देखो चीजें क्या हो रही है, महंगी हो रही है, चीजें महंगी हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हम जो इंपोर्टेड आइटम्स हैं, इंडिया में रह के हम जो इंपोर्टेड आइटम्स हैं हम वो नहीं खरीदेंगे, हम लोकल गुड्स खरीदेंगे. ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, इंपोर्ट की वैल्यू कम होगी. इंपोर्ट की वैल्यू अगर कम है तो क्या है, हम ग्रो कर रहे हैं, राइट. देन टू करेक्ट ट्रेड डेफिसिट्स. अब ट्रेड डेफिसिट्स का मतलब क्या है, खर्चा. ठीक है, खर्चा कैसा, देखो जब कंट्री इंपोर्ट कर रहा है ज्यादा उसके एक्सपोर्ट से, डिवैल्यूएशन हेल्प करता है बैलेंस करने में ट्रेड को बाय मेकिंग एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव. एक्सपोर्ट्स हमारे कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं. ठीक है, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि सामने वाला जो खरीदार है,
ठीक है, जो बायर है उसके लिए ये चीजें चीपर पड़ रही हैं, लेकिन हमारे कंट्री में पैसा तो आ रहा है, ठीक है, तो इससे हमारे एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव बन जाते हैं ग्लोबल मार्केट में, ठीक है। ओके, अब ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि कैसे डिवैल्यूएशन काम करता है। ओके, नाउ एडवांटेजेस ऑफ डिवैल्यूएशन देख लेते हैं। देखो, जब एक्सपोर्ट बढ़ता है देन हायर रेवेन्यू आते हैं। अभी हमने देखा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा यूएस सिटीजन हमारे इंडिया से प्रोडक्ट्स खरीदने लगेंगे क्योंकि चीप लग रहा है उनको। हमारे लिए महंगा है बट उनके लिए चीप है, ठीक है, वो हमारे यहाँ से खरीद रहे हैं और अंदर क्या फ्लो हो रहा है, डॉलर फ्लो हो रहा है, हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है, ठीक है। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ग्रो एज इंपोर्ट्स बिकम कॉस्टली। अब इंपोर्ट्स क्या हो रहे हैं, कॉस्टली हो रहे हैं, तो लोकल गुड्स जो है उनकी डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि वो सस्ते पड़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इंपोर्टेड आइटम्स बाहर के हम नहीं बाय करेंगे, ठीक है, हम लोकल गुड्स पे डिपेंड करेंगे। देन डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, जैसे इंपोर्ट, जैसे कि ऑयल हो गया, इसेंशियल गुड्स हैं, वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, दवा वगैरह जो है, आपकी दवाई जो लगती है, देन ऑयल जो आपको लगता है, कुकिंग ऑयल अगर हम बात करें, तो वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो वो हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो जाती है। तो वो एक तरीके का जो है डिसएडवांटेज है, ठीक है, इससे इन्फ्लेशन भी आ जाता है। देन इट कैन ऑल्सो हार्म इंटरनेशनल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। तो जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है, इन्वेस्ट करना इंडिया में, इट्स डिफिकल्ट फॉर हिम, ठीक है। नाउ डिवैल्यूएशन इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, ठीक है, दोनों तरीके से काम करती है, दो धारी तलवार है, ठीक है, दोनों तरीके से काम करेगी, अच्छी भी बुरी भी, ठीक है। लेकिन अगर उसको अच्छे से, अगर हमने उसका अच्छा वाला पार्ट अगर यूज किया तो हम ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब जान लेते हैं जल्दी से कि जो कंट्रीज डीवैल्यू करते हैं अपने करेंसी को, जैसे इंडिया ने किया था 1966 में, क्यों किया था, उसका रीजन था सिक्योर लोन्स फ्रॉम वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, ठीक है, इन दोनों से लोन लेने के चक्कर में हमने ऐसा किया था। 1991 में भी हमने किया था, इकोनॉमिक क्राइसिस जब आया था, ताकि हमारे एक्सपोर्ट्स बूस्ट हो सके एंड हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो सके। चाइना, ठीक है, ये कब करते, ये मोस्टली करते रहते हैं, ठीक है, युआन को हमेशा डिवैल्यू करते रहते हैं ताकि इनके एक्सपोर्ट्स ज्यादा मार्केट में आए। तभी हम देखते हैं कि चाइनीज गुड्स हमें इतने सस्ते क्यों मिलते हैं इंडिया में, ठीक है, उसका रीजन जो है डिवैल्यूएशन है। यूनाइटेड किंगडम 1931 में किया था इन्होंने, किसको किया था, पाउंड को किया था, ठीक है, कब, ग्रेट डिप्रेशन के टाइम में, ताकि सपोर्ट कर सके ये एक्सपोर्ट्स को। देन रशिया ने किया था 2014 में रूबल को, जब उसके ऑयल प्राइसेस गिरने लगे थे, ठीक है, एंड वेस्टर्न सैंक्शंस उस पे लगे थे तब। अर्जेंटीना ने 2023 में किया था, ठीक है, पेसो को, एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम अंडर आईएमएफ गाइडेंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देन जिम्बाब्वे ने भी किया था, कई बार किया था, ताकि हाइपर इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक कोलैप्स से खुद को बचा सके। अब हम आ गए हैं हमारे लास्ट पार्ट ऑफ दिस कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल, जिसमें हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, एडम स्मिथ को, ठीक है। प्लानिंग कमीशन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग कब हुआ था, 2015 में। फर्स्ट बैंक जो इंडिया में था वो कौन था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1770 में एस्टैब्लिश हुआ था। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन अप्रैल 1st 1935 एंड नेशनलाइज कर दिया गया था 1949 में। ग्रीन रेवोल्यूशन जो था इंडिया में जो आया था, वो कब आया था, 1960s में। लार्जेस्ट सेक्टर इन जीडीपी कॉम्पोजिशन कौन सा है, जीडीपी कॉम्पोजिशन सबसे ज्यादा कौन कंट्रीब्यूट करता है, सर्विस सेक्टर। देन नेशनल इनकम कैलकुलेटेड बाय सीएसओ एट मार्केट कॉस्ट सिंस 2015। देन फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 टू 56 था, किस पे फोकस किया था, एग्रीकल्चर पे, बेस्ड ऑन हैरेट डोमर मॉडल। ओके, इन्फ्लेशन मेजर करते हैं यूज किसको यूज करके, डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। लेकिन इंडिया में हम किससे मेजर करते हैं, मेजरली सीपीआई से। इंडियाज रैंक इन पीपीपी टर्म्स जीडीपी, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी रही है इंडिया, ठीक है। Okay, now we'll switch to practice questions and then we are done with the economy. The first 5-year plan in India mainly focused on, first 5-year plan जो था इंडिया में उसने किस पे फोकस किया, अभी हमने जस्ट किया है। फर्स्ट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, बी poverty reduction, C agricultural production and self sufficiency, and D defense and security. Do you know the answer? So it is C, agricultural production and self-sufficiency.
Then next question is, who was the main architect of second 5-year plan of India? ठीक, ऑप्शन रीड करते हैं. ए जवाहरलाल नेहरू, बी पीसी मेहलनोबिस, सी बी आर अम्बेडकर या फिर डी राजेंद्र प्रसाद. So the answer is PC Mahalanobis. Which 5-year plan introduced the concept of inclusive growth? Okay, inclusive growth का concept किसने introduce किया? A 6th 5-year plan, B 10th 5-year plan, C 11th 5-year plan या फिर D 12th 5-year plan. So the answer is C 11th 5-year plan. Next, the Green Revolution in India was introduced during which of the following 5-year plans? A first 5-year plan, B second 5-year plan, C fourth 5-year plan या फिर D fifth 5-year plan. So the answer is fourth 5-year plan. ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन किसने इंट्रोड्यूस किया था, कौन से 5-year plan ने? Okay, next is the Reserve Bank of India was established in which year? This you know. A 1925, B 1935, C 1947 या फिर D 1950. The answer is B 1935. Which of the following is the main objective of the प्रधानमंत्री जन धन योजना? ठीक है, कौन सा मेन ऑब्जेक्टिव है PMJDY का? A increasing agricultural production, B financial inclusion and providing bank accounts to the unbanked या फिर C industrial growth और D promoting foreign investments. अब इसको आप किससे कर सकते हो, एलिमिनेशन से भी कर सकते हो. इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तो बात हम नहीं करते हैं इसमें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भी बात नहीं थी. इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन दो तरीके का कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, बट द आंसर इज बी फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड प्रोवाइडिंग बैंक अकाउंट्स टू द अनबैंक्ड. फाइनेंशियल इंक्लूजन क्यों? क्योंकि सभी को बैंक अकाउंट्स होना चाहिए और इससे क्या होगा, इससे एक अकाउंट रखा जा सकता है कि ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा है. ठीक है. व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कैश रिजर्व रेशियो, CRR का क्या मेन पर्पस है? A to regulate the flow of foreign investments, B to control inflation, C to ensure that banks maintain a certain amount of funds with the RBI and D to provide loans to the government. तो हमें पता है C ensure करना कि banks जो है वो maintain करे कुछ amount of funds with the RBI. Okay? So the next is the concept of purchasing power parity means PPP is used to compare what? A the cost of living between countries, B the government debt of different countries, C the standard of living in different countries and D the exchange rates between countries. So the answer is A the cost of living between countries. कितना महंगा पड़ रहा है हमें रहना, ठीक है, that is PPP. Which of the following is not a part of India's balance of payments? A current account, B capital account, C fiscal deficit या फिर D financial account. अब BOP का पार्ट एक चीज नहीं है, वो है अपना fiscal deficit. Okay. Next is which of the following sectors saw a rise in investment after the introduction of FDI reforms in India? इनमें से कौन सा सेक्टर है जिससे हमें राइज देखने को मिला इन्वेस्टमेंट में जब FDI रिफॉर्म्स आए इंडिया में? A डिफेंस, B रिटेल, C एग्रीकल्चर या फिर D एजुकेशन. The answer is B retail sector. Okay? The rolling plan was introduced by which government in India? ठीक है, ये जीके की तरह आप याद रख लीजिएगा. A कांग्रेस गवर्नमेंट, B जनता गवर्नमेंट, C बीजेपी गवर्नमेंट और D इंदिरा गांधी गवर्नमेंट. The answer is जनता गवर्नमेंट. Next is the statutory liquidity ratio, that is SLR, is the percentage of a commercial bank's total deposits that must be maintained in which of the following forms? A cash, B government bonds and gold, C commercial loans या फिर D foreign investments. The answer is B government bonds and gold. The 7th 5-year plan in India emphasized A defense and self-reliance, B industrialization and export promotion, C food grain production and employment या फिर D health education reforms. So the answer is food grain production and employment. Okay. The Make in India initiative launched in 2014 primarily aims at A increasing imports to India, हो सकता है क्या? B reducing the role of public sector, C promoting manufacturing and foreign direct investment in India and D strengthening the IT sector. The answer is C promoting manufacturing and FDI in India. Next is which of the following is not included in the calculation of national income? ठीक है, हमने देखा था national income calculate करते हैं.
A, wages paid to workers, B, rent received from properties, C, interest on government bonds, and D, transfer payments like pensions. So एक odd man out इसमें से क्या हो सकता है? D, transfer payment like pensions. ये include नहीं है national income में, ठीक है? Next is, which of the following is the correct formula for gross domestic product, that is GDP? A, GDP is equals to C plus I plus G plus X minus M. Now I'll not tell you the full form of all this. ठीक है, ये हमने already किया है. B is GDP is equals to C plus I plus G plus X plus M. C, GDP is equals to C plus I plus G. D, GDP is equals to I plus G plus X minus M. The answer is A. Okay. Which of the following best describes per capita income? A, the total income of a country. हो सकता है क्या? ये तो है ही नहीं. Okay. The income earned by individuals in the formal sector. C, the average income of people in a country. And D, the income of the richest person in the country. The answer is C, the average income of people in a country. Which of the following is the correct definition of GNP, that is gross national product? A, the total value of all goods and services produced within a country. B, the total income of government from taxes. C, the total value of all goods and services produced by country's residents, both domestically and internationally. And D, the total value of all goods and services produced by foreign nationals in a country. देखो जीएनपी की बात हो रही है तो हम डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों लेते हैं, तो इट इज सी. ओके. नाउ, which organization is responsible for compiling and calculating India's national income? ठीक है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है रिस्पॉन्सिबल? ठीक है. A, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. B, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. C, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन. D, प्लानिंग कमीशन. सो इट इज C, CSO. Which of the following types of inflation is characterized by a slow and moderate increase in prices? ठीक है. A, creeping inflation. B, galloping inflation. C, hyperinflation. या फिर D, deflation. The answer is A, creeping inflation. Next, which of the following is the primary cause of demand pull inflation? A, increase in production costs. B, increase in demand for goods and services. C, excessive government borrowing. या फिर D, lack of liquidity in the economy. Okay, what is the answer? It is B, increase in demand for goods and services. ठीक है, जब goods and services जब बढ़ जाते हैं तो demand pull inflation किया जाता है. Okay. Then, in which of the following types of inflation do prices rise at a very rapid and uncontrollable rate? A, creeping inflation. B, galloping inflation. C, hyperinflation. या फिर D, stagflation. The answer is C, hyperinflation. Then, which of the following is not a direct method used by the Reserve Bank of India to control inflation? A, increasing the repo rate. B, cash reserve ratio adjustment. C, securities transaction tax. And D, increasing the reverse repo rate. Not a direct method बोला है. तो ये सब करता है RBI except for this. So what is the answer? C, securities transaction tax. Next, what does inflation targeting mean in monetary policy? A, setting a target for government spending. B, setting a target for money supply in the economy. C, aiming to keep inflation within a specified range. And D, fixing the value of currency against foreign currencies. ठीक है, तो क्या होता है inflation targeting का मतलब? Aiming to keep inflation within a specified range. ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है, बहुत कम नहीं करना है, एक specific range पे रखना है. Next, the consumer price index is used to measure which of the following? A, the average price level of all goods in the economy. B, the price of agricultural goods only. C, the prices of goods and services consumed by households. And D, the total cost of exports and imports. The answer is C, the prices of goods and services consumed by households. ठीक है? Then last question. Which of the following is a monetary policy measure used to control inflation? ठीक है, कौन सा है इसमें से monetary policy measure? A, public distribution system. B, repo rate adjustment. C, price control regulations. या फिर D, direct taxation.
The answer is B, repo rate adjustment. Okay. That's all for today, and thank you so much for quietly and patiently listening to the whole lecture series of economics, particularly Indian economy. Okay. एंड CUET के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर हम जाने तो हमें सिर्फ कुछ की टर्म्स समझ आने चाहिए ताकि हम उसको आंसर कर सकें, एंड थोड़ा बहुत अगर आप NCERT एक बार देख लेंगे देन इट इज सफिशिएंट. ओके.